बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ परफेक्ट फ्लूइड है। परफेक्ट फ्लूइड के लिए भी हम उसी तरह से मूविंग और को-मूविंग फ्लूइड के अंदर दो केसेस देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डस्ट फ्लूइड और परफेक्ट फ्लूइड के अंदर क्या डिफरेंस है। डस्ट फ्लूइड के अंदर हमने कंसीडर किए थे डस्ट पार्टिकल को-मूविंग फ्रेम के अंदर, और उसको फिर दो तरह से डिस्कस किया था, एनर्जी डेंसिटी और क्वांटिटी हमने कंसीडर की थी एक और। अब यहाँ पे आपके पास परफेक्ट फ्लूइड के अंदर ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर कोई हीट कंडक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, ना कोई विस्कोसिटी होती है। अब इस तरह के फ्लूइड के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मास डेंसिटी और प्रेशर से। अब जब आप इसके अंदर हीट कंडक्शन नहीं हो रही है, विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम मास डेंसिटी और प्रेशर की टर्म यूज करते हैं। अब स्ट्रेस एनर्जी टेंसर या जिसको हम एनर्जी मोमेंटम टेंसर कहते हैं, उसको इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट फ्लूइड इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, रो प्लस टी ओवर सी स्क्वायर यू आई यू जे, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है, ये सी स्क्वायर की इक्वल होता है पी जी आई जी। अब देखें इसकी इक्वेशन, हमने इसको कहा कि हम इसको मास डेंसिटी और प्रेशर में एक्सप्लेन करेंगे। तो मास डेंसिटी इज रो एंड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सी स्क्वायर एंड यू आई यू जे पी प्रेशर, और ये जो जी आई जी है मीट्रिक है। अब इसके लिए भी हम दो केसेस देखेंगे, सबसे पहले मूविंग फ्रेम और दूसरा नॉन को मूविंग फ्रेम। सबसे पहले को मूविंग फ्रेम के अंदर, को मूविंग फ्रेम के अंदर जब आपके पास फ्रेम मूविंग विद द फ्लो ऑफ परफेक्ट स्पीड, जब आप फ्रेम और जो ऑब्जर्वर है वो एक ही फ्रेम के अंदर होंगे तो वो को मूविंग फ्रेम होगा। अब उसके लिए भी आपके पास, जैसे हमने मिनकॉस्की स्पेस टाइम में हम देखते हैं फ्लैट स्पेसिस के अंदर, कर्व स्पेसिस के लिए हम ये वाला केस जो है कर्व स्पेसिस के अंदर नहीं देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम मीट्रिक डिफाइन करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मिनकॉस्की स्पेस टाइम या फ्लैट स्पेसिस के लिए ही इन दोनों परफेक्ट और डस्ट पार्टिकल्स के लिए हम फ्लैट स्पेस मिनकॉस्की स्पेस टाइम यूज करते हैं। अब इस केस के लिए को-मूविंग फ्रेम के लिए, जैसे हमारे पास लास्ट टाइम डस्ट पार्टिकल्स के लिए फोर वेलोसिटी कंपोनेंट को रिड्यूस करके ये C00 टर्म आई, इसके लिए फॉर को-मूविंग फ्रेम द फोर वेलोसिटी रिड्यूसेस टू C000 इन दिस केस। अब इस केस के लिए जो आपका स्ट्रेस एनर्जी टेंसर होगा वो ये होगा सी स्क्वायर रो प्रेशर 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 इन डायगोनल कंपोनेंट के लिए। अब हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, जैसे हमने ये लास्ट टाइम ये ड्राइव किया, फिर ये इक्वेशन की थी टी आई जे यू आई यू जे से। अब हम इस टर्म को यूज करके अपनी इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको ड्राइव करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास टी आई जे रो प्लस रो सी स्क्वायर ये टर्म आपके पास इक्वेशन है। अब उसको आपने यू आई उसके यू आई बता दिए हैं, वो सी है। जब आपने आई जी के अंदर जीरो वैल्यू पुट की तो आपका यू 00 रो जी 00, इसके लिए जो मीट्रिक है मिनकॉस की स्पेस टाइम के लिए ये जो मीट्रिक है फर्स्ट कंपोनेंट जो उसका है वो 1 है, तो जी 00 1 हो जाएगा। यू 00 की वैल्यू सी स्क्वायर हो जाएगी और बाकी टर्म्स एज इट इज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आप इस रो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर, इससे खत्म हो गया रो सी स्क्वायर प्रेशर प्लस पी माइनस पी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर रो सी स्क्वायर आ गया। अब जब आप टी 11 पुट करेंगे, इधर 11 पुट करें, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 U1 जब आपका U1 और U1 पे आए तो आपका U1 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 और ये माइनस पी G11 आ जाएगा आपके पास। जो G11 की वैल्यू होती है मिनकॉस की स्पेस टाइम में -1 होती है। जो ये जो मैं वैल्यूज बोलती हूँ आप इक्वेशन जाके देखिए, इक्वेशन के अंदर से ये वैल्यूज है डायगोनल के नाम। ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब आपने 2 वैल्यू पुट की तब भी पी, और जब आपने 3 वैल्यू पुट की तब भी आपके पास 3 ये आएगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 0 क्यों हो गए, जब आपके पास U2 U1 U2 U3 की वैल्यू 0 है, इसलिए फर्स्ट वैल्यू 0 आपके पास पी और आपके पास ये जो फॉर्म बनी इसकी मैट्रिक फॉर्म, ये रो सी स्क्वायर पहली वैल्यू आई, बाकी पी प्रेशर प्रेशर और प्रेशर बाकी नॉन डायगोनल कंपोनेंट इसके लिए को मूविंग फ्रेम में 0 आ चुके हैं। अब हम इसके नॉन को मूविंग फ्रेम में चलते हैं। जब अब ऑब्जर्वर जो होता है वो स्टेशनरी होता है, वो विजुअलाइज कर रहा होता है फ्लूइड पार्टिकल को मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब इस केस के लिए जो यू आई है वो ये आएंगे, वो कहता है इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं। वी आई आर्टरी डेरिवेटिव ऑफ 3 पार्टिकल्स है गैमा, हमने लास्ट टाइम लिखा 1 - 1 over 1 - v स्क्वायर ओवर 6 कर हम लिखते हैं। किस तरह से लिखते थे, डी टी बाई डीटा जो टर्म्स थी डीटा बाई डी टी को हमने रिवर्स किया तो आपका सी टर्म आएगा, आपका पास टी आई जी का ये फॉर्मूला। सिमिलरली आप टी 00 पुट करें, जब टी 00 पुट किया ये यू आई की वैल्यू हमने लास्ट टाइम ड्राइव की जो डस्ट पार्टिकल के फ्लूइड के लिए ड्राइव की थी वही ली। अब जो U0 आपका इसकी वैल्यू रो गैमा सी, तो गैमा सी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि U0 का स्क्वायर। अब G00 की वैल्यू इन केस ऑफ मिनकॉस्की स्पेस टाइम, तो आपके पास इसके लिए नॉन को मूविंग फ्रेम के लिए 1 है, वो वैल्यूज पुट की इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इसका जो आंसर है
वो ये आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसके अंदर वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो आप सिंपल यहाँ पे U11 यहाँ पे आपका U1 आएगा तो आप गैमा वी एक्स पुट कर लेंगे तो गैमा वी एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे गैमा वी वाई पुट करेंगे, T22 के लिए, T33 के लिए गैमा वी जेड पुट करेंगे। बाकी आपके पास टर्म्स इसी तरह से आएंगी। सारी वैल्यूज हमने पुट कर लेनी है। अब डायगोनल के कंपोनेंट ही पहले देखते हैं। ये गैमा वी वाई स्क्वायर आ गया और जो आपका थर्ड कंपोनेंट है T33 गैमा वी जेड स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि हम वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि अभी हमने ऊपर देखी, अब ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए जो बाकी कंपोनेंट है, जब आपने I0 और J1 पुट किया तो आपके पास I0 U0 U1, आप U0 और U1 की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू गैमा सी और U1 की वैल्यू गैमा वी एक्स वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आ गया। सिमिलरली 02 के लिए U0 और U2 के लिए, U0 के लिए गैमा सी और U2 के लिए गैमा वी वाई। फिर अगर आप U03 के लिए हैं तो गैमा सी और 3 के लिए वैल्यू जो थी वो आपकी गैमा वी जेड, तो आपकी वैल्यूज आ गई 02 03 के केस में। अब इस तरह से आप 1 तो पुट कर लिया, 1 2 पुट करें, 1 3 पुट करें, 1 4 पुट करें। अब आप इसके लिए एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, जब आप 1 2 पे हैं तो आप U1 की फर्स्ट वैल्यू लगाएंगे, बाकी ये वाला कंपोनेंट तो ऐसे ही रहेगा। U1 की फर्स्ट वैल्यू जो है वो वी एक्स है, U2 वी वाई है, U3 वी जेड है। तो U1 है तो वी एक्स आ गया, गैमा सच के साथ आ रहा है तो ये इसका गैमा और इसका गैमा स्क्वायर हो जाएगा और U2 की वैल्यू वी वाई है। सिमिलरली T13 पे आए, T13 के लिए आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो U1X है और 3 जो है वो Z कंपोनेंट है, VX VZ और गैमा स्क्वायर आ गया। ड्राइव करने की वैल्यूज को पुट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको याद रख लें कि आपका U1 U2 U3 क्या है। तो हमने इसकी सारी इक्वेशंस को ड्राइव कर लिया T11 को इन टर्म्स ऑफ नॉन कॉमन फ्रेम। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है फाइंड द ट्रेस। जैसे हमने लास्ट टाइम ट्रेस फाइंड आउट किया एनर्जी मोमेंटम वेक्टर का डस्ट फ्लूइड के अंदर इन मिनकॉस्की स्पेस एंड कॉमन फ्रेम। अब हम परफेक्ट फ्लूइड के लिए भी उसी तरह से यूज करेंगे। ये Tij के इक्वल है। अब ये जो Gij है वो मिनकॉस्की स्पेस टाइम है, ईटा Ij जिसको ईटा म्यू भी लिखते थे हम, वहाँ पे जो G00 की वैल्यू है मिनकॉस्की स्पेस टाइम में वो 1 -1 और डायगोनल के अलाउंग -1 है और बाकी 1 वैल्यूज है। उसी तरह से वैल्यूज पुट करें, Ij को वेरी करें। Ij को जब आप वेरी करेंगे, जब आप इसके लिए फर्स्ट कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे T00 और G00 और G001 है और T00 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। आप T00 देन नेक्स्ट जब आपने Ij को 1 वैल्यू दी, Ij को 2, Ij को 3, जब आपने T00 फाइंड आउट किया तो आपका फर्स्ट वैल्यू रो सी स्क्वायर जो कि आपने यहाँ पे देखी ये वाली वैल्यू, एक सेकेंड जी, ये रो सी स्क्वायर T00 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट की, फिर जो T11 है वो आपका P है, T22 P है, T33 P है। ये आपका मिनकॉस्की स्पेस टाइम से हमने इक्वेशन ली -1 रो सी स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे आपका ट्रेस ऑफ कंपोनेंट इन परफेक्ट फ्लूइड ये आ जाएगा। अब परफेक्ट फ्लूइड है तो आपने परफेक्ट फ्लूइड की मैट्रिक्स की इक्वेशन यूज करनी है, लेकिन जब आप मूविंग फ्रेम डस्ट पार्टिकल्स के लिए को मूविंग फ्रेम में तो आपने डस्ट पार्टिकल की मैट्रिक की इक्वेशन यूज करनी है। आपने मैट्रिक्स अच्छे से याद करनी है, तब आपका पेपर जो है सॉल्व होगा। और ये नहीं कि वो आपको ये सारी वैल्यूज के ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, वो आपको कोई एक वैल्यू भी यहाँ से दे सकता है कि T00 G00 फाइंड करें। अब ट्रेस फाइंड करना है नॉन को मूविंग फ्रेम के अंदर, तो नॉन को मूविंग फ्रेम के जो T0 कंपोनेंट है वो यूज करेंगे। मैट्रिक डिफाइन है, गॉस की स्पेस टाइम है, वैल्यूज को वेरी किया। सबसे पहले हम इसका T00 फाइंड आउट करेंगे, फिर T11 T22 T33 T00 फाइंड किया। ये आपके पास इसका फॉर्मूला परफेक्ट फ्लूइड के लिए। और यहाँ पे आपके पास जो कंपोनेंट आएगा प्रेशर प्लस रो सी स्केल के लिए वो UI आएगा। और सबसे पहले U00 की वैल्यू पुट की, फिर U11 की, फिर U22 की, U33 की। आपस ये सारे गैमाज आ गए, सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लें। गैमा T11 की वैल्यू पुट की, आपने सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लिया यहाँ पे। जब सारी वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे ये नेगेटिव साइन किस तरह से आएगा, क्योंकि आपके पास G22 G33 और G11 की वैल्यू के साथ -1 है, तो आपके पास नेगेटिव VX स्क्वायर VY स्क्वायर VZ स्क्वायर और गैमा स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं। इसको आपके पास इसका ट्रेस नॉन कोमोवेलेंट फ्रेम के लिए ये आ चुका है। इसके बाद आपके पास जो है कंपोनेंट फाइंड करने हैं, जैसे हमने लास्ट 10 पार्टिकल्स के लिए फाइंड किए। G00 जो है वो 1 होता है, उसी तरह से हमने वैल्यूज को फाइंड किया। UI आपके पास जब आप उसने सारी UI की वैल्यू बता दी है तो आप सिंपल UI की वैल्यू, अब आप G00 की वैल्यू पुट करेंगे, UI आपके पास ये आ चुका है। U00 वैल्यू पुट की, सी स्क्वायर आया आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वो सी स्क्वायर आ गया। बाकी वैल्यूज को सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज बाकी जीरो है। जब ये सारी बाकी जीरो वैल्यूज है तो आपके पास इसका आंसर जो है वो P
बाकी सारी वैल्यूज के अंदर ये सारी पहला कंपोनेंट 0 होता जाएगा, बाकी सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी जिसके अंदर आपका P आंसर आएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे। U11 ये वैल्यू 0, रो G11 की वैल्यू आप देखें, आप बस इस इक्वेशन के लिए एक मैट्रिक्स डिफाइन थी, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। सी स्क्वायर G11 की वैल्यू, G22 की वैल्यू A स्क्वायर, G33 की वैल्यू माइनस A स्क्वायर, G44 की वैल्यू माइनस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर है आपका, ये जो G11 है यहाँ पर कोई कंट्रावेरिएंट फॉर्म है। कंट्रावेरिएंट फॉर्म जब आप उसको लेकिन जो आपके पास मैट्रिक्स डिफाइन है वो कोवेरिएंट फॉर्म में होती है। क्रिस्टोफर सैम्बल में हमने ये फॉर्म देखी थी। मतलब कि मैं अगर इसको थोड़ा सा और मजीद क्लैरिफाई करूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से आ जाए, जैसे सी स्क्वायर पहली वैल्यू, बाकी वैल्यू 0। अच्छा जी, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो माइनस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर है, और ये बाकी जो डायगोनल के अलावा कंपोनेंट है वो 0 है। अब ये जो आपका G11, ये G22, ये G33 माइनस ए स्क्वायर, और G44 भी माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यहाँ पुट कर रहे हैं G11 पुट कर रहे हैं, तो आपके पास ये जो G00, ये G11, ये जो G11 है ना, ये इस तरह से लिखा हुआ था। हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते थे GIJ मैट्रिक टेंसर के फॉर्म में, लेकिन ये G11 कंट्रावेरिएंट फॉर्म है। जो कंट्रावेरिएंट फॉर्म है, तो जब कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट से कंट्रावेरिएंट में जाते हैं तो इसका इन्वर्स हो जाता है, तो इसलिए ये -1/a का स्क्वायर G11 की वैल्यू आगे आपका इसका आंसर P/A स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यूज भी P/A स्क्वायर ही आएंगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी इसकी वैल्यू -a स्क्वायर, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू G33 भी -a स्क्वायर, और ये बाकी कंपोनेंट तो 0, U22 0 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज भी सेम ही आएंगी। सारी वैल्यूज को ट्रेस के फार्मूले में पुट करें तो आप बस इसका आंसर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास कंजर्वेशन लॉ इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट फ्लूइड है। कंजर्वेशन इन इक्वेशन को हमने कहा था पार्शियल TIJ बाय पार्शियल XJ। इसको हमने प्रूव करना है को मूविंग फ्रेम के अंदर, जैसे हमने डस्ट पार्टिकल के केस में हमने इसको 0 प्रूव किया। अब हम इसको परफेक्ट फ्लूइड में 0 प्रूव करेंगे। उसी तरह से हमने वहाँ पे आई को T या आई को 0 वैल्यू दी थी। अब हमने आई को जब 0 वैल्यू दी, J डमी डिस्क है, आई को 0 वैल्यू दी है, तो पार्शियल T00 T00 की वैल्यू रो जी स्क्वायर, 01 की वैल्यू 02, 03 की वैल्यू सारी वैल्यू 0 है। आपके पास वो वैल्यू 0 हो गई है। क्यों वैल्यू ये सारी 0 है, तो देखें ये 00, 01, 02, 03 ये सारी वैल्यू 0, तो आपके पास यहाँ पे इसलिए ये सारी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की। और पार्शियल x0 C T के इक्वल होता है, और C और पार्शियल डेरिवेटिव है x0 का, तो C पार्शियल T हो जाएगा। इसको कैंसिल करें, C आपके पास कैंसिल हो जाएगा, एक सी बाकी बचेगा C पार्शियल रो पे पार्शियल T, और पार्शियल रो पे पार्शियल T 0 के इक्वल होगा। C तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो आपका ये जो रो की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमने ये प्रूव करना था, जो कंजर्वेशन लॉ है वो परफेक्ट फ्लूइड के लिए फ्लैट स्पेस में हमने उसको डिस्कस करना था कि वो किस तरह से 0 होता है। अब कंजर्वेशन लॉ इन टर्म्स ऑफ नॉन को मूविंग फ्रेम के लिए एक्सप्लेन करना है। उसी तरह से हम आई को 0 वैल्यू देंगे, जैसे हमने लास्ट टेस्ट पार्टिकल में दिया आई 0। नॉन को मूविंग फ्रेम के लिए आपके पास इक्वेशन मैट्रिक्स की इक्वेशन भी डिफरेंट है। T00 की वैल्यू पुट करेंगे उस मैट्रिक्स की इक्वेशन से, फिर T11 की, T01 की, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट की, ऊपर सारी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं सब सिंपल। उसी तरह से x0 की वैल्यू उसकी पार्शियल T पुट की, T00 की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट की, फिर T11 की, और फिर T22 की, फिर T33 की, और ये जो x1 x2 x3 है ये x y z के कंपोनेंट है। अब ये वाली जैसे हमने लास्ट टाइम कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसको चेंज किया था, इसमें भी हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से C कॉमन ले सकते हैं। अगर C कॉमन लेंगे तो आपस ये C और ये वाला C जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपस ये वाली टर्म बाकी बची पार्शियल बाय पार्शियल T रो प्रेशर बाय C स्क्वायर गामा स्क्वायर, और जब आप C स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये P ओवर C स्क्वायर इस टर्म से आके डिवाइड हो जाएगा। बाकी टर्म में ये C हमने कॉमन ले लिया, और ये जो आपस Vx Vy Vz है इसको हम डेल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रेशर बाय प्रेशर C स्क्वायर को हम सिंपल लिख लिया गामा स्क्वायर, ये जो Vx Vy Vz है इसको डेल लिख लिया, और ये हमारे पास एक अगेन उसी तरह से एक कंटिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म की तरह आ गई है इन नॉन कॉमन फ्रेम। होप्सो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मैंने इसमें जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि आपका सारी वैल्यूज हमने मैट्रिक्स से उठानी है। और ये जो T00 इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि अभी हमने ऊपर इन सारी वैल्यूज को सॉल्व किया। आप ऊपर कैसे एग्जाम्पल में देखें सारी वैल्यूज हमने ड्राइव की है अंदर। तो होप्सो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट कर दें, या आप मुझे इंस्टा के थ्रू कांटेक्ट करें, मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कमेंट में बता दें कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कहीं आपको मसला आ रहा है, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको जितना अच्छा हो मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।